आज हम मानव भूगोल में नगरीय अधिवास के बारे में अध्ययन करेंगे। नगरीय अधिवास में रहने वाली अधिकतम जनसंख्या जो है वो द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक श्रेणी के व्यवसाय में कार्य करती है। यानी नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, उच्च तकनीकी सेवाओं तथा प्रशासन के कार्य में लगे रहते हैं और इसी कारण नगरीय अधिवास प्रमुख रूप से उद्योग, व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, तकनीकी, सुरक्षा आदि आधुनिक आर्थिक क्रियाओं के केंद्र माने जाते हैं। नगरीय जो बस्तियां हैं वो सघन एवं एक दूसरे से सटी भी पाई जाती हैं। नगरीय क्षेत्र में श्रम विभाजन, सामाजिक संगठन में विषमता पाई जाती है। घर एवं जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है और विश्व में भी जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व नगरीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता वान रिchthofen ने नगर को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। नगर एक संगठित समूह होता है जिसमें प्रमुख रूप से कृषि व्यवसायों के विपरीत वाणिज्य तथा औद्योगिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। यानी वही बात होगी कि द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक श्रेणी के व्यवसाय में वहाँ की जनसंख्या लगी रहती है या कार्यरत रहती है। अब आता है ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में अंतर जो पाया जाता है। जो अंतर होगा उसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर बताने की कोशिश करेंगे। पहला है जैसे आकार। नगरीय क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ होता है और गाँव का विस्तार कम क्षेत्र तक ही सीमित होता है। फिर दूसरा अपन बस्तियों की संख्या एवं उनके घनत्व के आधार पर बता सकते हैं। गांव में विभिन्न घर जो होते हैं उनकी संख्या कम पाई जाती है, घनत्व भी कम होता है और पाए जाने वाले जो अपने घर होते हैं उनके मध्य दूरी अधिक पाई जाती है। नगरीय क्षेत्र में संख्या घरों की अधिक होती है। इनका घनत्व भी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अधिक पाया जाता है और नगरों में ज़्यादातर बहुमंजिले मकान पाए जाते हैं। फिर जनसंख्या घनत्व है। नगरीय अधिवासों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व अत्यधिक पाया जाता है और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाया जाता है। व्यवसाय में पहले ही बात हो चुकी कि नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक व्यवसाय जो हैं वो नगण्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी रहती है, जबकि नगरीय क्षेत्र में द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक श्रेणी के व्यवसाय में वहाँ के जनसंख्या कार्यरत रहती है। फिर आता है भूमि उपयोग। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, बागवानी आदि आर्थिक क्रियाओं के संचालन हेतु अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। गांव में भूमि का सघन उपयोग नहीं किया जाता है और भूमि भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण और भूमि की कमी के कारण भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। आर्थिक विकास। ग्रामीण अधिवास में
जो निवासित लोग हैं तुलनात्मक रूप से आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर और गरीबी की दशा में जीवन निर्वाह करते हैं। शिक्षा रोजगार का निम्न स्तर पाया जाता है। नगरीय क्षेत्र में शिक्षा का स्तर उच्च पाया जाता है और रोज़गार भी वहाँ पे कमी नहीं पाई जाती, कई प्रकार के उद्योग लगे रहते हैं, अतः आर्थिक दृष्टि से वो विकसित होते हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन स्तर में गाँव में परस्पर सहयोग, आपसी संबंध तथा सहकारिता पर आधारित होता है। नगरीय अधिवासों में इस गुण का अमूमन अभाव पाया जाता है। सामान्य सुविधाओं में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ग्रामीण अधिवासों में शिक्षा का, चिकित्सा, यातायात, संचार, व्यापार आदि आधुनिक सुविधाओं का जो स्तर है वो निम्न पाया जाता है। नगरीय अधिवासों में इन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था रहती है। इस प्रकार हमने देखा कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के अधिवासों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि कारकों की अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। अब आता है ग्रामीण नगरीय सांतैक, रूरल अर्बन कॉन्टिनम। ये जो संकल्पना है इसका विकास एल्विर्थे द्वारा 1938 में नगर की सामाजिक विशेषताओं के अध्ययन से हुई। इस संकल्पना के अनुसार ग्रामीण अधिवासों में धीरे धीरे नगरीय विशेषताओं का विकसित होना तथा नगरीय अधिवासों में ग्रामीण अधिवासों के सामान्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्वों के प्रभाव का पाया जाना माना गया है। ग्रामीण नगरीय संकल्पना के संदर्भ में 1966 में आईईफल ने बताया कि जनसंख्या के किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय तथा स्थानीय दोनों ही व्यक्तियों तथा समूहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर घटा बढ़ी के साथ संतुलन स्थापित हो सकता है। सबसे पहले ग्रामीण अधिवासों का उद्भव होता है। धीरे धीरे समय के साथ विकास होते हुए ग्रामीण अधिवासी नगरीय अधिवासों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी समय व्यतीत होता है, साथ ही विकास होता रहता है और इस प्रकार से नगरीय अधिवासों में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तन के बाद नगर में ग्रामीण विशेषताओं का कुछ अंश पाया जाता है। अतः गांव तथा नगर दोनों का अध्ययन अलग अलग न करके सम्मिलित रूप से ही किया जा सकता है। दोनों एक सांतत्य के रूप में जुड़े हैं। नगर को ग्रामीण वातावरण से अलग करने में जनसंख्या आकार तथा घनत्व, व्यावसायिक संरचना, घरों की संख्या, उनके बीच दूरी एवं घनत्व, प्रशासकीय स्तर, जीवन निर्वाह की पद्धति, नगरीय वातावरण आदि कारकों की विविधता को आधार माना जाता है और इन सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भिन्नता के आधार पर ही ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों में अंतर स्थापित किया जाता है। अब आता है नगर जो हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार नगर की परिभाषा। यहाँ हम देख रहे हैं नगरों की विभिन्न श्रेणियाँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। जनसंख्या है 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या, तृतीय श्रेणी 20,000 से 49,999 तक की संख्या। इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी में 10,000 से 19,999, पंचम में 5,000 से 9,999,
और सष्टम श्रेणी में 5,000 से कम जनसंख्या। ये नगरों की विभिन्न जो श्रेणियां हैं वो हैं। अब आता है कि नगर भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार नगर की परिभाषा। ये भारतीय दृष्टिकोण क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि नगर की परिभाषा सभी देशों में निर्धारित करने में सभी देशों के मापदंड जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे डेनमार्क, स्वीडन तथा फिनलैंड में 250 ही है, आइसलैंड में 300, कनाडा व स्कॉटलैंड में 2500, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा बेल्जियम में 5,000, रूस में 12,000, जापान में 30,000 न्यूनतम से अधिक जनसंख्या वाला अधिवास नगरीय अधिवास के अंतर्गत आता है। जबकि कनाडा व वेनेजुएला में नगरीय बस्तियों की जनसंख्या 100 होनी चाहिए। भारत में 1961 में भारतीय जनगणना में नगरों के लिए सामान्य विशेषताओं का होना आवश्यक माना गया, जो अब वर्तमान समय तक अपरिवर्तित हैं। भारतीय जनगणना आयोग ने भारत में नगर की परिभाषा के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं, जो कि अपन अभी डिस्कस करते हैं। पहला तो ये वह समस्त गृह तथा क्षेत्र जो किसी नगर निगम, नगर पालिका, छावनी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया के अंतर्गत आते हैं, नगर कहलाते हैं। दूसरा, वो क्षेत्र विशेष की जनसंख्या जहाँ कम से कम 5,000 हो। तीसरा, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाए जाए। फिर है वहाँ के 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों। ये जो विशेषताएं जिन क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं वह नगर कहलाता है। लेकिन इन विशेषताओं के होने पर यदि कोई प्रशासनिक संस्था नहीं है तो उसे जनगणना नगर, सेंसस टाउन कहा जाता है, उसे सिटी नहीं कहा जाता। 10 लाख से या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर की संज्ञा दी जाती है। और हमने पहले ही बता दिया है कि नगरों की जो विभिन्न श्रेणियां हैं वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम जो इसमें आपको दिखाई दे रही हैं, किस प्रकार से जनसंख्या के आधार पे उनको बांट दिया गया है। अब आता है नगरों के विभिन्न स्वरूप। नगरीय बस्तियों में जनसंख्या में गृहों की संख्या तथा घनत्व के आधार पर अनुमार्गी बस्ती, नगरीय पूर्वा, नगरीय गांव, कस्बा, नगर, महानगर, सन्नगर, मेगालोपोलिस आदि में इसको नगरों के जो विभिन्न रूप हैं उसमें बांटा गया है। इसको अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे।